सवाल संविधान का होता है, संविधान की व्याख्या संसद करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके करीब करीब 30 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अदालतों को ही देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट भारत देश में अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर कौन करेगा। 4.5 साल पहले भारत देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना पैसा खर्च किया गया, हजारों करोड़ रुपए की रकम देख करके भारत देश के भीतर सवाल लगातार उठने लगे। इतना पैसा कौन देता है, कहां से आता है। और उसी समय पहली बार 2019 के भीतर ही दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का यह सोच करके खटखटाया कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं, कौन से वो कॉरपोरेट हैं, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किनका बिजनेस है जो इतने बड़े तादाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक फंडिंग कर देते हैं। 4.5 साल बीत गए हैं। पिछले साल गर्मी के मौसम में आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत जबरदस्त गर्मी थी। जून जुलाई का वह मौसम महीना था और तापमान राजनीतिक गलियारों में भी महाराष्ट्र के भीतर उफान पे था। जो शिवसेना, जिसके भीतर से एक विधायक, एक सांसद इधर से उधर नहीं हो सकते थे, उस राजनीतिक दल के बीच में एक ऐसी दरार बना दी गई। और वह दरार किसने बनाया, वह दरार क्यों किया, वो सब कुछ बीते 1 सालों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर के खड़ा हो गया। अब कौन कहां से निकला, किसने कितना पैसा लगाया, कहां से विधायक को खरीदा गया, उड़ते गए, और बात करते करते सुप्रीम कोर्ट को यह कहना तक पड़ गया कि यह सरकार गैर कानूनी तरीके से चल रही है। लेकिन इसके बावजूद वह सरकार आज भी महाराष्ट्र के भीतर चल रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और इस साल शुरू के समय में ही जो शेयर बाजार के भीतर जो कोहराम मचा, जो हंगामा मचा, वह भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के जरिए उसको लेकर के कितना हंगामा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मच गया देश में, यह भी कहने की जरूरत नहीं है। जिक्र सिर्फ एक ही नाम का काफी है कि वह अडानी ग्रुप था। रिपोर्ट हिडेनबर्ग की थी। सुप्रीम दरवाजे पर यह मामला भी पहुंच गया और अब 1 साल बीतने को है। वह जनवरी का महीना था जब हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया था। अब दिसंबर बीतने वाला है, फिर से दोबारा जनवरी आने वाला है, लेकिन कोई भी फैसला, इन मामलों को लेकर के कोई भी फैसला नहीं आया। इस समय में अडानी खूब ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। होते होते अब पत्रकार उनके हथेली पर नाचने लगा, घूमने लगा। और आज ही उन्होंने जो खबर दिखाई, INSV, जो वहां के जो शेयर है वो अपने हाथ में ले लिए। यानी जो शुरुआत पिछले साल मार्च के महीने से की गई थी वह क्विंट था, और उसके बाद दिसंबर आते आते हुए NDTV हो गए, और अब तो मामला INS का आ गया जो समाचार एजेंसी है। इस समय में कितना कुछ सब कुछ होते धीरे धीरे चला गया, लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की इच्छाएं हुई तब तक कई कई जजेस के सामने चेहरे आ गए। इतनी बड़ी तादाद में केस सुप्रीम कोर्ट के भीतर पड़े हुए हैं। अभी एक जज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रोने तक लगे थे, और जिन्हें समूचे देश ने देखा था। उनका अनुरोध यही था, विनम्र अनुरोध, कि इतने बड़े तादाद में मामले पड़े हुए हैं, जजों की नियुक्ति में तेजी लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए। तब से लेकर के अब तक स्थितियां और नाजुक है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जुलाई के महीने तक करीब करीब 67-68 हजार मामले पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो आज के समय में बढ़ करके 80 हजार पार कर गए होंगे। और इसकी जानकारी कोई और ने बल्कि भारत देश के कानून मंत्री संसद के भीतर दिया। हर परिस्थिति के भीतर हर मुद्दों को लेकर के सवाल जब बड़े होते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि संविधान के हिसाब से देश आगे बढ़ता है। संविधान जीने का अधिकार देता है। उस जीने के अधिकार के तहत ही जो उठते हुए सवाल होते हैं, उन सवालों के भीतर इस देश के लोग और युवा मन क्यों प्रभावित हो, वो संसद तक क्यों पहुंच जाता है। वो संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लग गया, यह सवाल बहुत बड़ा हुआ। और वह सवाल कोई छोटा पड़ गया कि अलग अलग शहरों से निकल करके कैसे युवा संसद भवन तक पहुंचे। इन सारे सवालों के भीतर विकसित देश बनाने के दिशा में भारत कदम भी आगे बढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही विकसित राज्य संकल्प यात्रा को लेकर के उन लाभार्थियों को कह रहे थे कि कैसे आजादी के बाद बड़े बड़े शहरों का कल्याण तो हो गया, लेकिन छोटे शहरों का नहीं हुआ।
वहां तक हमें पहुंचना है, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को रिजर्व रख लेना और इन समय दर समय इंतजार करते करते इस तारीख को भी बीत जाना जहां पर जिस फैसले की उपयोगिता हो सकती थी, अगर महाराष्ट्र का फैसला समझा जाए कि अगर तब आए जब अगले दिन ही चुनाव का ऐलान हो, जो होगा भी चुनाव, ऐसी परिस्थिति में कोई क्या निर्णय लेगा और क्या निर्णय देगा, लोगों के भीतर कौन से सवाल दफन हो जाएगा, कौन सवाल लेकर के उनके भीतर आक्रोश भर जाएगा, ये सिस्टम या फिर पॉलिसी, कानून या फिर संविधान, इन दायरों के भीतर क्या उचित तरीके से काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या कोई किसी चीज का उद्घाटन तो नहीं है कि इतना लंबे समय तक समय लग गया है और कुछ समय और लगेगा। आज जरा इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास किया जाए। दो नेताओं का इस देश में जिक्र होना चाहिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ विपक्ष के नेता और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी, और तीसरे स्तर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। यानी जो सवाल भारत देश के भीतर अगर उसको एक एक पन्ने दर पन्ने अगर पलटना शुरू करे तो इस समय में सवाल जो होगा वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और उन मुद्दे के आश्रय लोगों के भीतर का आक्रोश उभर करके सामने आ सकता है। तो फिर सवाल है कि भारत देश के बेरोजगारों को लेकर के, कि क्योंकि पहली बार यानी करीब करीब 72 घंटे के बाद राहुल गांधी ने एक बात कही कि दरअसल बेरोजगारी और महंगाई लोगों को परेशान कर रहा है और युवा इसीलिए संसद तक अपनी बात को कहने के लिए पहुंच गया है। तो स्थिति महंगाई और बेरोजगारी की क्या है, उससे पहले जरा समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये क्यों कहा और कब कहा। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी का उन्होंने जिक्र किया। इस देश के भीतर करीब करीब 12 करोड़ जो युवा है रजिस्टर्ड बेरोजगार है। वह युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वह युवा जो राज्यों के भीतर उनको ये लगता है कि अगर राज्य सरकार नौकरी देने की स्थिति में आएगी तो उनका नाम कहीं निकल करके लॉटरी की तरह ना आए, तो 12 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार भारत देश के भीतर में अलग अलग राज्यों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं, वो व्हाइट कॉलर के तरीके से डिग्रियों को हाथ में लिए हुए, उनकी तादाद भी करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ के बीच। और इस भारत देश के भीतर 42% ग्रेजुएट के पास न ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम है, न अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम है। इन सब के साथ साथ करीब 13% कमी आई है नौकरियों में अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, यानी असंगठित क्षेत्रों के भीतर। 27% नौकरी खोजने की परिस्थिति में नहीं है, उन्होंने नौकरी खोजना ही छोड़ दिया है। इस देश के युवा, इस भारत देश के युवाओं के सामने मुश्किल सवाल तो जरूर है। रोजगार नहीं तो फिर आगे जिंदगी बढ़ेगी कैसे? माता पिता को, अपने पेरेंट्स को कैसे आने वाले समय में वह अपने रोजगार और अपनी कमाई के जरिए आगे साथ रख सकेंगे? और माता पिता की जो स्थिति तमाम जगहों पर, वो केवल गरीब परिवारों का सवाल नहीं, मिडिल क्लास का भी है, लोअर मिडिल क्लास का, बड़े शहरों में रहने वाले युवाओं के भी है और छोटे गांव में रहने वाले युवाओं के भी है सवाल। लेकिन सरकार का नजरिया शायद कुछ और ही हो गया। वह नजरिया वोट बैंक देखता है, वोट बैंक के जरिए लाभार्थियों को देखता है, लाभार्थियों के जरिए अपने सपनों को बुनना शुरू करता है। उन सपनों के आश्रय इस भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में, आगे ले जाने की दिशा में जद्दोजहद करता हुआ हर पल दिखता है। वह चाहे टेलीविजन स्क्रीन हो या अखबार की पन्नों में लिखी गई बड़ी बड़ी हेडलाइन, संकल्प यात्रा विकसित भारत। आज प्रधानमंत्री जी लाभार्थियों से बात कर रहे थे, उनका क्या कहना था? आजादी के बाद से हिंदुस्तान की जो तस्वीर शहरों की बदल गई है, छोटे शहरों की नहीं बदली जो टायर 2 3 में आते हैं, गांव की भी नहीं बदली होगी, वहां भी सरकार पहुंचेगी। इसीलिए तो करीब करीब 125 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं।
लेकिन उस सुनिए प्रधानमंत्री जो को कि उनके मन में इस भारत देश को लेकर के बिल्कुल अलग सा सवाल है। वो संसद के भीतर शोर शराबा करने वाले सांसदों या फिर बाहर निकलने वाले जो राहुल गांधी के तरीके जो बोलने वाले नेता या फिर इन सब लोगों के तभी जागना जब देश के अलग अलग लोग से युवा एकजुट होकर के संसद भवन पर पहुंच जाए और आवाज उठने लगे कि सेंध क्यों नहीं लगा, सेंध किसने लगाई, सेंध लगाना सही नहीं है, अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वह क्यों आए, किस लिए आए, उनकी अपनी परिस्थिति क्या थी, आर्थिक परिस्थितियां कौन सी थी, राजनीतिक निर्णय कौन सा लिया गया, उस पर देश को खामोशी बरत लेनी है। संविधान कहता है जीने का अधिकार है और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों? भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त कर। पीएम मोदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वह तो भारत देश को विकसित करना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं। लेकिन एक पल के लिए जरा सोचा जाए, जो संसद भवन के भीतर पहुंचे थे, जो बाहर खड़े थे, जो वहां नहीं पहुंचे लेकिन बाद में पकड़ लिए गए, वह किस शहर से आते थे? कोई लखनऊ से आ रहे थे, कोई मैसूर से आते थे, कोई हरियाणा के जिंद से आते थे, कोई लातूर से आ रहे थे, कोई दरभंगा से पहुंचते रहे थे, बिहार के दरभंगा से। तो इस देश के भीतर अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, ये संदेश क्या जाता है? ये शहर विकसित है या नहीं है, या फिर विकासशील है, या फिर गरीब है? भारत देश कहां पर खड़ा है? गरीब है, विकासशील है, या फिर विकसित है? प्रधानमंत्री पीएम मोदी को ये कहना चाहिए। लेकिन फिर सवाल वही कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इस भारत देश के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था में भी अगर टाल मटोल अगर खुले तौर पर किया जा रहा है, या खुले तौर पर भारत देश के भीतर में चुनी हुई सरकार को बेदखल किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी पिछले साल की गर्मी से अब तक स्थिति यहां तक आ गई। इस दिसंबर के 31 तारीख को जो रिपोर्ट देनी थी विधानसभा के अध्यक्ष को, उसने कहा कि हमें 3 हफ्ते और दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा दयालु हुआ, उन्होंने कहा 3 हफ्ते नहीं लेकिन 10 दिन तो आपको दे ही सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर ये सवाल उठेगा, कुछ दिन और दे दीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटॉर्नी जनरल ने कहा था दीपावली की छुट्टी बीत जाने दीजिए, पूरी रिपोर्ट आपको दे दूंगा। मैं खुद जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, बातचीत करूंगा स्पीकर से, और उसके बाद कहूंगा जो कि कौन अयोग्य है, कैसे गैरकानूनी सरकार वहां चल रही है महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन ध्यान देने वाली बात वही है, तो ट्रंप तो 2024 के भीतर महाराष्ट्र सरकार का भी पूरा हो जाएगा। फिर शिवसेना की लड़ाई, चुनाव आयोग तक जाना, चुनाव आयोग का तुरंत फैसला दे देना, किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा, कौन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व रखते हुए फैसले को अयोग्य किसको घोषित करे न करे, करते करते स्थितियां बदलती चलती थी। ये भारत देश की राजनीति लोकतंत्र का प्रतीक है, और इस देश में पैसा और विकसित भारत के प्रतीक है। और वो विकसित भारत के भीतर अडानी की रिपोर्ट को लेकर के फैसला अब तक क्यों नहीं दिया गया है? हालांकि सबको क्लीन चिट देते गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फैसला क्यों नहीं आ पाया? उस पूरे रिजर्व फैसले के भीतर क्या मतलब होता है इस देश के भीतर? क्या यह सवाल अगर पूंजीपति से जुड़ा है सीधे तौर पर अडानी कांड के जरिए, ये सवाल राजनीतिक फंडिंग से भी जुड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए 2019 से ही बार बार अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाती रही है। और हर साल बीतने के साथ साथ औसत निकालिएगा तो करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए राजनीतिक फंडिंग की जाती है। किसी किसी साल तो यह बढ़ करके करीब करीब 3,000 करोड़ तक भी हो गई है, क्योंकि 2018 से लेकर के 2023 के भीतर 15,000 करोड़ का पार कर जाना ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है। छोटी मोटी रकम तो उसको कहेंगे जो उसका जिक्र कांग्रेस ने अपने फंडिंग के लिए किया। आज ये 138 साल हो रहे हैं, आप हमको 138 रुपये दे दीजिए जिससे हम कम से कम कुछ काम कर ले। अब 138 के आगे एक जीरो लगाना चाहते हैं, वह भी लगाइए, 2 4 जीरो लगाइए,
जो लगाइए, लेकिन सवाल है कि इन सबों के बीच मामला 13,800 तक ही पहुंचा, लेकिन 13,000 करोड़ पार कर गया। इस बात पे सोचेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को भी रिजर्व रख लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला बार बार उठता है, बार बार ये लापता गायब हो जाता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी, रिजर्व बैंक ने आपत्ति जताई थी। सवाल इन सबके बीच एक बात और कि क्या बेरोजगारी और महंगाई का सवाल आरबीआई भी अगर कहने से न चूक रही हो, उसका अपना सर्वे रिपोर्ट अब यह कहना लगे हो कि महंगाई के दायरे में हर कोई फंसने वाला, रेपो रेट बढ़ नहीं रही है लेकिन कम भी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे संदेश क्या निकलता है? संदेश होता है कि इस भारत देश को विकसित बनाना है, इस देश के लोगों के भीतर उठते हुए सवालों को इसी तरीके से राजनीतिक चकाचौंध तले दबा देना है। मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट हर फैसले को सुरक्षित रखता जाए और स्थितियां हर एक दूसरे नए फैसले के साथ खड़ी होती जाए और कोई ध्यान देने वाला इस दौर में उस दिशा में आगे हो ही नहीं। यह कैसा संभव हो सकता है? लेकिन ऐसा संभव नहीं, बल्कि अब ऐसा हो रहा है कि सब कुछ भारत देश के भीतर चुनाव की जीत हार से ही जुड़ जाती है। कोई जीत रहा है तो उसके बाद तो उसके जीतने वालों के साथ हर कोई खड़ा नजर आ जाता है। कल तक जिस विधायक को कोई पूछता तक नहीं था, ऐलान कर दिया गया वह मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री चुनने वाले वही सारे लोग जिनके पीछे वह एमएलए लगातार घूमते थे। और यह फैसला दिल्ली ले रही है तो एक ही झटके में उस पद का महत्व हो गया, यानी भारत देश के भीतर चुनाव जीत लेना और पद को पा लेना, उसके बाद आप सबसे बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। आप कुछ भी सोचिएगा, आपके पास पद है, संवैधानिक पद है, लोगों ने आपको चुना है, इतना पावर दिया है, तो फिर वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल कहते हुए भारत देश के भीतर में संविधान भी आप अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। फिर संविधान की व्याख्या करता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर क्यों नहीं आता है? ये सारे के सारे सवाल इस समय में बहुत छोटे हो गए, क्योंकि इन सवालों के भीतर में अगर पहुंचिएगा तो सवाल 3 मसलों का ही नहीं। जब ये जिक्र कर रहे हैं कि संसद के भीतर, इस भारत देश के भीतर जितने केस है वो खुद सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस भारत देश के 6% आबादी, 6% आबादी कहने का मतलब ये होता है करीब 140-42 करोड़ लोग हैं, उसमें से करीब 10% का मतलब हो गया 14 करोड़, और अगर आधे का मतलब होता है 7 करोड़, और 6% में करीब 7 करोड़ से और आगे बढ़ जाएगा, 8 करोड़ के आसपास आएगा। इतने लोग भारत देश में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इतने लोग और इनसे जुड़े हुए पूरा परिवार, यानी भारत देश के करीब करीब 30 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अदालतों को ही देख रहे हैं। और ये आंकड़ा जब कानून मंत्री यह कह करके बताते हैं कि देख लीजिए 1 जुलाई 2023 को पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 69,766 थी, और आज यानी 15 दिसंबर के समय वो जानकारी दे रहे थे कि 1 दिसंबर तक ये बढ़ करके 80,356 हो गए। यानी भारत देश के भीतर में जो क्रिमिनल केस है, अपराध का जिक्र होता है, सेंध लगाने की बात की जाती है, लेकिन 3.25 करोड़ केस भारत देश में क्रिमिनल केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं अदालत के भीतर, उसमें से 5 साल का ज्यादा जिस केस का उम्र हो गया है वो करीब 71% है। जो सिविल केस है वो करीब करीब 1 करोड़ 9 लाख है, उसमें से 73% 5 साल से लगातार चले आ रहे हैं, उससे पहले के केस है सारे। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुल स्ट्रेंथ 34 जजों की, हाई कोर्ट के भीतर कुल जजों की स्ट्रेंथ 1154 की है, और जिला और उसके अधीनस्थ जो अदालतें पड़ती है उसमें करीब 25,420 जजों की जरूरत होती है। इन तमाम चीजों के भारत देश में, इसके देश के भीतर अदालत के जरिए भारत देश की राजनीति, और राजनीतिक के जरिए भारत देश का संविधान, और संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए राजनीतिक सियासत का खेल। क्या ऐसी परिस्थिति भारत देश के भीतर आकर के खड़ी हुई है? इन सारे परिस्थितियों के साथ साथ वो तमाम संवैधानिक संस्थानों का भी जिक्र करना होगा जो इन सवालों को उठाते हैं, और सवाल उठते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाए। अब सवाल उठेगा सुप्रीम कोर्ट को कौन दरकिनार कर सकता है? तो फैसला देख लीजिए, जो पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल तोहित को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या उसके बाद वो पद के ऊपर बने रह सकते? पद पे बने हुए अभी भी। केरल के भीतर राज्यपाल को लेकर के जो फैसला, जिस तरीके से उन्होंने बिल को, जो चुनी हुई सरकार है उसके विधेयकों को न आगे बढ़ने दिया, और जो भी अरंगा लगाया उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ व्याख्या कर सकता है, सिर्फ ये कहा जाए, या उसके बाद वह भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने ही फैसलों को पलटते हुए संसद के भीतर देख लिया। फिर संसद की ताकत के भीतर सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत? लेकिन सवाल संविधान का होता है, संविधान की व्याख्या संसद करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा? संसद को संविधान के हिसाब से चलना है या संविधान की व्याख्या संसद खुद करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को समझाए कि देखिए आपके फैसले कोई मायने नहीं रखते हैं, राजनीतिक का तकाजा है, सत्ता की जरूरत है, इस रास्ते हम आगे चल पड़े हैं, और उसी रास्ते वो चल रहे हैं। तो फिर क्या एक ऐसी परिस्थिति भारत देश के भीतर आकर के खड़ी हो गई है जहां पर भारत देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों के भीतर से किसी को खड़े होकर के खुले तौर पर यह कहना होगा दरअसल हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो सबको ही देख रहा है, लेकिन सब समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से नहीं उठेगी, वो बेरोजगारी का सवाल हो, वो भारत देश की आर्थिक नीतियों का सवाल हो, वो भारत देश के आर्थिक घपले घोटाले का सवाल हो, वो भारत देश में राजनीतिक फंडिंग का सवाल हो, वो भारत देश के भीतर विधायकों की खरीद फरोख्त जो है और सरकार को गिराने के मद्देनजर हो, या फिर भारत देश के सवाल इस देश के भीतर में जो सवाल चुनाव के मद्देनजर क्यों ना हो, उन सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को खुद देना चाहिए। फिर कहेगा कोई कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है राजनीतिक पार्टी। अगर वह फैसला नहीं दे रही है तभी तो भारत देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू एक बार कह भी गए, देखिए जजों को चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता, हम तो चुनाव लड़ते हैं, और जजेस तो अपने कमरे में बैठ करके फैसला सुना देते हैं। इस बात का जिक्र इस भारत देश का कानून मंत्री ने किया था, और एक हिसाब से वह यह कहने लगे थे कि कैसे जजों की कोठरी बन गई है। कौन कह रहे थे? वो राजनीतिक कह रही थी, जिसे संविधान के हिसाब से चलना होता है। और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि इस देश की सियासत के भीतर किसने सेंध लगा दी या किसने बड़ी दीवार खड़ी कर दी, कुछ तो समझा जाएगा, या फैसला रिजर्व ही रख लिया जाएगा। अगर फैसले रिजर्व रखे जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, और इन परिस्थितियों के भीतर जिनके पास पैसा है उनके हाथ में पूरी डेमोक्रेसी आकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक आखिरी स्तंभ लास्ट जो है वो पत्रकार है। एक तरफ अडानीज, एक तरफ अंबानीज, धीरे धीरे सब पैर पसार रहे हैं। अब बचा है क्या? बचेगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, बचेगा भारतीय संविधान, और उसी के आश्रय भारत देश को न्याय की चाहत है, और न्याय के शब्द उसके कानों में रिजर्व होते फैसलों से लगातार रुक रहे हैं। जय हिंद।